तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं मोशन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन जानते हैं। मोशन क्या पढ़ा था हमने? देखिए मोशन हमने पढ़ा था कि ये एक बॉडी का स्टेट होता है, ठीक है। हमने ये भी जाना था कि बॉडी कोई भी दो स्टेट में रह सकती है, या तो रेस्ट या फिर मोशन, ठीक है। तो हम दूसरा स्टेट पढ़ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, और अगले चैप्टर में भी हम मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बॉडी का स्टेट होती है जिसमें कि बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन टाइम के साथ, ठीक है। मतलब अगर ये कैप, अगर मान लो मैं सेकंड्स गिन रहा हूं, 1 2 3 4, अब देखो इस कैप ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली मान लो, ठीक है, 4 सेकंड में। अब देखो टाइम भी बढ़ता रहा और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज होती रही, तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा मोशन कहलाएगा, ठीक है। अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो बॉडी कैसी स्टेट में? मोशन स्टेट में। ये समझ लो सिंपली, ठीक है। तो अब हमने मोशन के बारे में पढ़ा, अब हम मोशन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आखिर मोशन के टाइप्स कितने होते हैं? अब देखिए अगर मैं ओवरऑल आपसे मोशन के टाइप्स पूछूं तो आप बता ही नहीं सकते, या फिर अगर आपको मोशन का टाइप में अगर आपको ऑप्शन दे रखा है तो आप 6 टिक करके आना हमेशा, ठीक है। पर मोशन के एक्चुअली दो पार्ट्स, मतलब दो वैसे पार्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम वो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखिए पहला पार्ट क्या होता है आपका, जिसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोशन के टाइप बताओ, ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे से पूछना कि भैया पहले आप ये तो बताओ कि आप किसके बेसिस पर पूछ रहे हो। तो मैं आपसे बोलता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड पे बताओ कि आखिर वो ऑब्जेक्ट पाथ क्या फॉलो कर रहा है, उसके बेसिस पे बताओ, ठीक है। तो आप मेरे से बोलोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड पे मोशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। दूसरा आपका सर्कुलर मोशन, ठीक। और तीसरा होता है आपका ऑस्किलेटरी मोशन, या कुछ टीचर्स प्रोनाउंस भी करते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में डीपली, ठीक है। आखिर रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? तो देखिए एकदम बेसिक से उठाते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। हम पाथ फॉलोड के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक मिनट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, तो वो आपका मोशन कैसा हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। इट इज द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट फॉलोज स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल देखो मेन होते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझा करो, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कार मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। मैं ज्यादातर स्ट्रेट को ST लिखा करूंगा, क्योंकि भाई फिजिक्स आपको एकदम जितने शॉर्ट में आप कर सकते हो ना, सीख सकते हो, उतने शॉर्ट में सीखे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसके न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। फिजिक्स का पेपर बहुत लेंथी आता है 12th में और 11th में, दोनों में ही। तो आप जितना शॉर्ट में आप इसे सीख सकते हैं ना, उतना शॉर्ट में सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका? एक कार मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम दूसरे मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। पहले आप समझ लीजिए, हाँ, सर्कुलर मोशन क्या होता है। मान लो आप जो है रनिंग करने गए सुबह, ठीक है। आपके दोस्तों ने आपको कॉल करके उठाया कि भाई आजा, घर से बाहर आजा जल्दी, मोजे वोजे पहन जल्दी, है ना, दौड़ने के लिए आ। और आप दौड़ने जाते हो, ठीक है, माना। और आप अगर किसी पाथ, आपका मान लो कोई स्टेडियम है, आप उसमें अगर सर्कुलर पाथ में, ठीक है, मतलब आपका जो पाथ है स्टेडियम का कैसा है? सर्कुलर है। अगर आप उस पर रनिंग कर रहे हैं तो आपका कैसा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज आप इस चीज से ध्यान रख सकते हैं इस टॉपिक को। अब हम डेफिनेशन
इट इज द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट फ्लोज सर्कुलर। ठीक है, अब हमने इसकी डेफिनेशन की बात कर ली। अब एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं आपको। जो एग्जाम्पल बताया था उसे ही आप इंग्लिश में लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, अ मैन रन अराउंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट इसके बेसिस पर लास्ट उसके बारे में, लास्ट मोशन के बारे में, जो कि है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन आता है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पेंडुलम। ठीक, पेंडुलम आना चाहिए। पेंडुलम क्या होता है? आपने ये चित्र कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। ठीक है, ये चित्र पेंडुलम का डायग्राम है। ठीक है, इसमें पेंडुलम में क्या होता है? बॉब। अब ये जो बॉब का मोशन जो होता है ना, ये बॉब जैसा मोशन करता है, वो आपका कैसा मोशन कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो, बॉब एक्चुअली में करता क्या है? मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, पेंडुलम। ठीक, मान लो ऐसे मूव कर रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है रियली में? देखना, समझते चलना, कैसे मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इसे बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो कर रहा है तो उसका मोशन आपका क्या मोशन कहलाएगा? ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, और इसका एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम। इट इज द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट फॉलोज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मेन है। किसी टॉपिक में जान एग्जाम्पल ही डालता है। एग्जाम्पल के बिना किसी टॉपिक को समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बेहतरीन से बेहतरीन जो आप समझ सकते हैं वो समझिए। और मैं आपको पूरी 11th क्लास में हर टॉपिक का ऐसा ऐसा एग्जाम्पल डाल के दूंगा जो आपको पूरे टॉपिक की जान दिखाई देगा। ठीक है, इसके ऑस्किलेटरी मोशन की बात करते हैं। आप किससे याद रखेंगे? पेंडुलम के मोशन से याद रखेंगे। तो या फिर मैं बोलूं मोशन ऑफ पेंडुलम, या फिर आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये मोशन ऑफ पेंडुलम, ये भी काफी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात कर ली अब हमने। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर किसी मोशन को हमें डिफाइन करना है तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं, उस चीज के बेसिस पर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप 3 टाइप के ही मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी टाइप ऑफ मोशन को हमने 3 में कैटेगराइज करा है। क्या? वन डायमेंशनल मोशन, और सेकंड क्या होता है आपका? 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और तीसरा क्या होता है आपका? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जो मोशन को वो फॉलो करेगा वो कौन सा मोशन कहलाएगा आपका? वन डायमेंशनल मोशन। देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, अब एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम तीनों मोशन की बात कर ले रहे हैं, आखिर होते क्या है डीपली, है ना। तो 2 डायमेंशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, या फिर मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ काट के प्लेन लिख लीजिए। ठीक है, प्लेन सर्कुलर पाथ बात वही है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ भी एक टाइप से मोशन इन प्लेन। अगर मैं इस प्लेन पर सर्कल बना दूं और उसके ऊपर चींटी को घुमाऊं, ठीक है, तो वो चींटी एक तरह से क्या करेगी? एक सर्कल पर घूम रही है, इसका मतलब वो एक प्लेन पर घूम रही है। तो उसका मोशन क्या होगा? मोशन होगा उसका कैसा? मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो हम इसमें क्या बात करेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन पर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मैंने
यहाँ पे मक्खी को पकड़ा, ठीक है। मैंने उससे बोला उसके कान में कि मक्खी अभी कैमरा मेरा चल रहा है, इसके सामने जरा 3D मोशन करके दिखाओ। ठीक है, तो वो मक्खी क्या करेगी, ऊपर उड़ेगी, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, रेंडमली मूव कर रहा है स्पेस में, तो आप उसके मोशन को क्या बोलोगे, 3 डायमेंशनल मोशन। समझे? अब आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जितना इजी एग्जांपल से मैं समझा सकता था वो इतना इजी मैंने यूज करा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, देन द मोशन इज कॉल्ड 3D मोशन। ठीक, अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलोगे, 1D मोशन। एक एग्जांपल की बात कर लेने हैं। पुलिस मान लो कोई पुलिस वाला किसी एक चोर के पीछे भाग रहा है, ठीक है, और चोर कैसे चल रहा है आपका, एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि उसे पता है कि मेरी इम्यूनिटी ज्यादा है, पुलिस वाले की कम है, तो मैं अगर सीधा भी दौड़ूंगा तो पुलिस वाला थक जाएगा, मेरे को नहीं पकड़ पाएगा। समझे? तो पुलिस रेन बिहाइंड थीफ। ठीक है, इंग्लिश पे मत जाना भाई, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का टीचर हूं मैं, कितनी बार बोल चुका हूं इस चीज को। एक इजी एग्जांपल और लिख लो, ये वाला, अ कार मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। या अ चींटी मूव ऑन अ लाइन। कैसी लाइन है, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई चींटी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, एक रस्सी पे मूव कर रही है, जो कि हमने धागा कैसा कर रखा है, सीधा कर रखा है, तो उस चींटी के मोशन को आप 1 डायमेंशनल मोशन बोलोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, 2D मोशन। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है तो आप उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलोगे। ठीक है, अब उसी चींटी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर मैंने चींटी को छोड़ दिया इस पेज पर, ठीक है, अभी तो हम एक लाइन की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं प्लेन की। ठीक है, तो अगर मैंने उस चींटी को छोड़ दिया तो वो चींटी रेंडमली कोई भी मोशन पकड़ रही है। ठीक है, कोई भी मोशन वो आपका कर रही है, मान लो टा 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 टा, मतलब आपका रेंडमली मोशन कर रही है, इधर उधर कैसे भी वो उल्टा सीधा घूम रही है, तो उस चींटी के मोशन को आप क्या बोलोगे, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, या फिर मैं बोलूं 2D मोशन। ठीक है, और एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो फुटबॉल तो आप जमीन पर ही खेलते हैं, प्लेन पर ही खेलते हैं, पर आप फुटबॉल खेलते टाइम करते क्या है, कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें मतलब इस इधर साइड गोल की साइड, कभी मतलब इधर उधर आप मूव करते रहते हैं। तो उस एग्जांपल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अ प्लेयर प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये आपका 2 डायमेंशनल का मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल की। मान लो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं आपको। बी, एक मधुमक्खी उड़ रही है, फ्लाई कर रही है इन द स्काई। ठीक है, अब बी फ्लाई इन द स्काई, या फिर मैं आपसे बोलूं एन, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बहुत फेमस एग्जांपल है आपका, 3D मोशन में आएगा। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी किताब में 2D मोशन लिख रहा होता है, पर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते चलिए। देखिए क्या होता है, अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो है, मैं एक पेज पे समझाता हूं आपको, खाली पेज पे। हाँ देखो, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। ठीक है, ये आपका सन हो गया बड़ा सा। ठीक, पृथ्वी सन के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। ठीक है, अब वो चक्कर काटने के साथ, ये तो एक टाइप से 2D मोशन हो गया। अगर वो सिर्फ चक्कर काट रही होती, क्योंकि वो एक ही एक्सिस होती है वो, ठीक है, तो उस एक्सिस पर अगर वो चक्कर काट रही होती तो एक टाइप से ये आपका सर्कुलर मोशन हो जाता है। ठीक है, पर वो चक्कर काटने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी तो घूमती है। ठीक है, वैसे तो वो दो डायमेंशन यूज कर रही थी अपने मोशन के लिए,
पर तीसरी डायमेंशन जब वो यूज कर लेती है जब वो अपनी ही एक्सिस पर चक्कर काटती है। तो 2 डायमेंशन आपके सूरज के चक्कर काटते टाइम हो गए और तीसरा डायमेंशन आपका इसका अर्थ का खुद का चक्कर काटते टाइम हो गया। तो आपका कौन सा मोशन हो गया है? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर आपको डायमेंशन से समझ ना आ रहा हो तो आप एक्सिस से भी समझ सकते हैं। मतलब 3 एक्सिस में, अगर तीनों एक्सिस में कोई मोशन हो रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 एक्सिस होती हैं, अगर उन तीनों एक्सिस में कोई भी मोशन हो रहा है तो वो आपका 3D मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, चलो समझा ही दे रहा हूं। सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट जब बोल सकते हैं, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन को आप कभी भी इससे पहले इमेजिन नहीं कर सकते होंगे कि ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पर अब आप सीख जाएंगे कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी एक ट्रेन है, ठीक, अगर ये ट्रेन अपनी लंबाई से बहुत ही ज्यादा मान लो अगर ये ट्रेन आधे किलोमीटर की है और अगर ये ट्रेन कवर कर लेती है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है, तो इस ट्रेन को तुम क्या बोल सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, मान लो ये ट्रेन निकली तुम्हारी 150 किलोमीटर की जर्नी पे निकली, ठीक है, और ये ट्रेन कितनी है? 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की मान लो, होती होगी नहीं होती होगी उस बारे में बाद में बात करेंगे। मान लो 1.5 किलोमीटर की ट्रेन है और उस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर करा? 150 किलोमीटर। तो आप उस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो इस पूरे डिस्टेंस की स्टडी करने के लिए, मतलब इस पूरे पाथ की स्टडी करने के लिए। मतलब समझे, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट उसके डिस्टेंस कवर करने से भी ज्यादा, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट उसके डिस्टेंस जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करा उससे बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम, मतलब 100 गुना से भी कम, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं। ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स डिस्टेंस व्हिच इज मच लार्जर देन इट्स हाइट। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे कितना? अपनी हाइट से भी बहुत ज्यादा, मच लार्जर देन इट्स हाइट। ठीक है, अ बॉडी इज कंसिडर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स डिस्टेंस मच लार्जर देन इट्स हाइट। अगर वो अपनी हाइट से भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर करे तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो गई। इसके एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ही टॉपिक की जान होती है, ये बात मैं अभी कह रहा हूं और पूरे लास्ट तक कहता चलूंगा। तो आप जितना बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं किसी टॉपिक पर उतना बेस्ट एग्जाम्पल पढ़िए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होगा? ए ट्रेन कवर्स अ जर्नी ऑफ 100 किलोमीटर। अब देखो, अगर कोई ट्रेन 100 किलोमीटर्स की अगर जर्नी को कवर कर रही है तो आप उस ट्रेन को क्या कंसिडर कर लोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है आपके भाई के पास। अब देखिए, मान लीजिए प्लेनेट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो, अगर प्लेनेट अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ठीक है, अगर प्लेनेट अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो आप उस टाइम पे जब आप स्टडी कर रहे हो, है ना, इस चीज की, इस पूरे मामले पानी की कि वो कैसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो आप इस इंस्टेंट टाइम पे अर्थ को क्या कंसिडर कर सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक,
आशा करता हूं अब तक तो आपको भारी मात्रा में इस टॉपिक से बिल्कुल अवगत हो चुके होंगे। अब निकलते हैं अगले टॉपिक पर, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, ये मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी बात कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरा विस्तार से बताऊंगा, बिल्कुल कंटेंट में कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए स्केलर क्वांटिटीज आखिर होती हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उनकी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। लिख दे रहा हूं यहां पे डेफिनेशन, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। और अब मैं एक बार बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, इसका जैसा ही होता है, इसकी मैग्नीट्यूड होता है ना, पर इसमें एक एडिशनल चीज और होती है, क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज के एक एग्जांपल की बात करता हूं। हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल की बात करते हैं हम। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं ऑन कैमरा कि भाई बताओ आपका वजन कितना है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। आपकी या तो तुरंत हंसी छूट जाएगी, या फिर अगर आप थोड़े से नादान हो तो आप नाप के देखोगे और आप मेरे से क्या बोलोगे कि भैया मेरा ऊपर की साइड में वजन जो है ज्यादा है ना, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, ये चीजें आप बोल सकते हो अगर आप थोड़े से नादान हो तो, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ आपका वजन कितना है, तो आप मेरे से सीधा सीधा क्या बोलोगे कि भैया मेरा वजन 50 किलो है या 60 किलो है, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि भैया मेरा वजन 50 किलो है ऊपर की साइड, भैया मेरा वजन 50 किलो है दाएं साइड, ठीक है। ऐसा कुछ तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब मास, वजन आपका कैसा क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसके डायरेक्शन की कभी भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। मास, और मैं आपसे आपकी लंबाई पूछूं, भैया मेरी लंबाई 5 मीटर है ऊपर की साइड, 1.5 मीटर है ऊपर की साइड, ऐसे तो आप कभी यूज करते नहीं हो, तो आपकी लेंथ भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक और बढ़िया क्वांटिटी की बात करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे डिस्टेंस, तो वहीं पे मैं आपको बता दूंगा स्केलर क्वांटिटी कैसे है। अब हम आगे मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ, जो कि हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, तो व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है और उनका डायरेक्शंस भी होती हैं, ठीक है। एक मैं आपको इसका मेजर वो बता दे रहा हूं एग्जांपल, जैसे कि आपका फोर्स, ठीक, फोर्स। अब मान के चलो ये पेन यहां पे रखा है, ठीक है, पेन यहां पे रखा है, मैं इस पेन को धक्का मार रहा हूं, ठीक है। थोड़ी यार उंगलियां दर्द कर रही हैं, रुक जाओगी। देखो, मान लो इस पेन को, जोक सपाट, मान लो इस पेन को मैं धक्का मार रहा हूं, ठीक है। मेरे को फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। आप मेरे से पूछोगे भैया आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, मैं कहूंगा भाई दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? अरे मतलब मान लो भाई देखो, हम जितनी मजाक से इसको पढ़ते चल रहे हैं, मैं इसलिए इतना मजाक वगैरह कर रहा हूं ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर होता जाए और आप वीडियो में बिल्कुल भी बोर ना हो, ठीक है, कनेक्ट करते चलें। कहीं भाई सीरियस ही लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब देखिए इस पेन में मैं 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसी हो गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी।